student, myself Suribhan Pratap Singh. I will teach you physics. आज मैं आपको फिजिक्स में कुछ बेसिक चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपको क्लास 12th में काम देगा। तो चलिए आज हम सबसे पहले पद्धति के बारे में जानते हैं कि पद्धति क्या होता है, पद्धति कितने प्रकार की होती हैं, फिर भौतिक राशियाँ कितनी होती हैं, भौतिक राशि के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इससे कुछ मात्रकों का कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो चलिए हम सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए पद्धति यानी सिस्टम होता क्या है। देखिए सिस्टम जो है वो 3 प्रकार की होती हैं और इसी सिस्टम की वजह से हम कोई भी मात्रक लिखते हैं। और देखिए पद्धति 3 प्रकार की होती है, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। एमकेएस पद्धति का मतलब क्या होता है, तो एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकेंड। सीजीएस पद्धति, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब होता है सेकेंड। एफपीएस, एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकेंड। अगर कहीं आपको मीटर, किग्रा और सेकेंड दिखे, इसका मतलब यह है कि वह मात्रक एमकेएस पद्धति में लिखा गया है। अगर कहीं आपको सेंटीमीटर, ग्राम प्रति सेकेंड दिखे, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड दिखे, तो आप समझ लीजिएगा कि वो सीजीएस पद्धति में है। अब एफपीएस पद्धति में क्या होता है, फुट, पाउंड और सेकेंड जहाँ पर दिखे वो समझिएगा कि वो मात्रक एफपीएस पद्धति में लिखा गया है। एमकेएस पद्धति को हम मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। मीट्रिक पद्धति। सीजीएस पद्धति को हम फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। फ्रांसीसी पद्धति। एफपीएस पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। अब एमकेएस पद्धति मात्रक जैसे कि अगर हम वेग की बात करें तो वेग का मात्रक एमकेएस पद्धति में मीटर प्रति सेकंड होता है और वही सीजीएस पद्धति में लिखा जाए तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब देखिए एमकेएस पद्धति का हम यूज कहाँ पे करते हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे कि आप कुछ सब्जी ले रहे हैं तो आप कहते हैं कि 1 किलो सब्जी चाहिए, 1 किलोग्राम हमें सब्जी दीजिए, यानी कि वहाँ पे आप एमकेएस पद्धति में बात करें। जैसे कपड़े की दुकान पर गए हैं तो आप ये कहेंगे कि हमको 1 मीटर या 2 मीटर कपड़ा चाहिए। अब जैसे कि ये सीजीएस पद्धति का यूज हम कहाँ पे करते हैं, जैसे कि आप सुनार के दुकान पर गए और वहाँ पे आप कहेंगे कि हमें 10 ग्राम सोना चाहिए, 2 ग्राम सोना चाहिए या 3 ग्राम सोना चाहिए, तो वहाँ पे हम सीजीएस पद्धति में बात करते हैं। अब एफपीएस पद्धति का यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो जैसे कि हम आरा मशीन पे जाएँ और वहाँ पे हम कहेंगे कि हमको 3 फुट लकड़ी चाहिए, 4 फुट लकड़ी चाहिए या 5 फुट। आप वहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि हमको 1 मीटर लंबा लकड़ी चाहिए या 100 सेंटीमीटर लंबा लकड़ी चाहिए, तो हम ऐसे नहीं बोलते हैं। यानी कि हम वहाँ पे कहेंगे कि हमको 3 फुट लकड़ी चाहिए या 4 फुट, या दुकानदार ही होगा कहेगा कि ये 4 फुट की लकड़ी है या 5 फुट की लकड़ी है। तो ये हमारा एफपीएस हो गया। और सबसे ज़्यादा इसका यूज हम विदेश वगैरह में करते हैं।
अब इसके बाद से हम बात करेंगे भौतिक राशियाँ। अब भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, तो सबसे पहले इसका परिभाषा हम लिख दे रहे हैं कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा ये होता है, वे सभी राशियाँ जिनका मापन भौतिकी के विभिन्न नियमों एवं सिद्धांतों के प्रतिपादन हेतु आवश्यक है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल इसका पहले देख लीजिए, जैसे कि लंबाई भी एक भौतिक राशि है। द्रव्यमान भी एक भौतिक राशि है। समय भी एक भौतिक राशि है। ताप, ये विद्युत धारा आदि, ये बहुत सारी भौतिक राशियाँ। कुछ भौतिक राशियों को हम लिखते हैं, जैसे लंबाई है तो लंबाई को हम मीटर से मापते हैं। द्रव्यमान को हम किससे मापेंगे, तो किग्रा से मापेंगे, किलोग्राम से। समय को हम सेकंड में मेजर करेंगे। ताप को अगर ताप मापना हो तो हम थर्मामीटर का यूज कर लेते हैं। विद्युत धारा को अगर मापना हो तो अममीटर का यूज करते हैं। भौतिक राशियों को व्यक्त करना किसी भी भौतिक राशि को हम कैसे व्यक्त करेंगे, वो चीज़। देखिए, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमारे पास दो चीज़ होना चाहिए। पहला, आंकिक मान। दूसरा जो है वो होता है मात्रक। देखिए, इन दोनों, जब तक इन दोनों का हम यूज नहीं करेंगे तब तक वो भौतिक राशि नहीं बनेगी। एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे हम कहें कि 10, तो 10 क्या है, कुछ नहीं है, ये एक आंकिक वैल्यू है। अगर इसके पीछे हम n लगा दिए, यानी न्यूटन लगा दिए, तो ये क्या बन गया, एक भौतिक राशि। दूसरा चीज़ ये 10 है, अगर 10 के पीछे हम j लगा दें तो ये कार्य या ऊर्जा बन जाएगी, यानी 10 जूल। यानी कार्य हमारा कितना हुआ, 10 जूल, या ऊर्जा कितनी हो गई, 10 जूल। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 10 से इसके पीछे हम मीटर पर सेकंड लगा दिए, तो क्या बन गया, वेलोसिटी, यानी कि वेग बन गया। तो देखिए, किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए दो चीज़ होना चाहिए, एक आंकिक वैल्यू और दूसरा मात्रक। अगर इन दोनों में से कोई एक ही लिखा जाए तो वो भौतिक राशि नहीं कहलाएगी। यानी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक आंकिक वैल्यू और दूसरा मात्रक। चलिए, ये हो गया कि भौतिक राशि को हम कैसे व्यक्त करेंगे, इसके बारे में पढ़ लिए। नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए, दूसरा चीज़ है ना, भौतिक राशियों के प्रकार। देखिए, भौतिक राशियाँ जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, यहाँ पे लिख दिया गया है। पहला, मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज।
दूसरा व्युत्पन्न राशि डिराइव्ड क्वांटिटीज, तीसरा पूरक राशि कॉम्प्लीमेंट क्वांटिटीज। अब समझे कि मूल राशियाँ क्या होती हैं। देखिए मूल राशियाँ जो होती हैं वो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है, वो अकेली होती है। यानी कि इसका अगर परिभाषा बोले हैं तो इसका परिभाषा ये बनता है कि वे राशियाँ जो पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। एक दूसरे से पूर्णतः वे राशियाँ जो पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मूल राशियाँ 7 होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी इसको शॉर्टकट में बोलते हैं SI। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मूल राशियाँ 7 होती हैं। देखिए पहला जो होता है पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा ताप, छठा ज्योति तीव्रता और सातवां हमारा होता है पदार्थ की मात्रा। चलिए ये 7 मूल राशियाँ हो गई। अब 7 मूल राशियों का 7 मूल मात्रक भी होता है। तो पहले हम मूल मात्रक का परिभाषा लिख दे रहे हैं। ये मात्रक जो पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। अब मूल मात्रक कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे एक कॉलम बनाया गया, एक तरफ हम मूल राशि लिखे हैं और दूसरी तरफ मूल मात्रक लिखे। पहला जो मूल राशि होती है वो होती है लंबाई, फिर दूसरा होता है द्रव्यमान, तीसरा होता है समय, चौथा होता है विद्युत धारा, पांचवा होता है ताप, छठा होता है ज्योति तीव्रता और लास्ट होता है हमारा पदार्थ की मात्रा। अब देखिए मूल मात्रा क्या होगा इसका, तो लंबाई को हम मीटर से मापेंगे, इस वजह से मीटर इसका मात्रक बन जाएगा। द्रव्यमान को हम किलोग्राम से मापते हैं तो किग्रा इसका मात्रक होगा। समय को हम सेकंड में मापते हैं तो ये सेकंड इसका मात्रक हो गया। विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, इस वजह से एम्पियर इसका मात्रक। ताप को
ताप को हम केल्विन में मापते हैं, इस वजह से केल्विन क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। ज्योति तीव्रता को हम कैंडिला में मेजर करेंगे, कैंडिला में मापते हैं, इस वजह से इसका मात्रक कैंडिला होगा। पदार्थ की मात्रा को हम मोल में, तो मोल इसका मात्रक हो गया। तो इन 7 मूल राशियों का आप 7 मूल मात्रक याद रखेंगे। अब इसके पास आता है व्युत्पन्न राशि। देखिए व्युत्पन्न राशियाँ जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसको याद करना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि व्युत्पन्न राशियाँ, ये बताइए, कोई अगर मान लीजिए वो भौतिक राशि दे दें और कहे कि बताइए कि ये कौन सी राशि है, तो देखिए उसको बताना बहुत आसान है। आप सिर्फ मूल राशि को याद रखिए और इसके बाद से एक पूरक राशि को याद रखिए। तो मैं थोड़ा सा पूरक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो पूरक राशि पहले समझेंगे, फिर व्युत्पन्न राशि को समझेंगे। देखिए पूरक राशियाँ जो होती हैं वो 2 होती हैं, और ये 2 कौन कौन सी होती हैं, तो पहला होता है कोण और दूसरा होता है घन कोण। घन कोण। अब पूरक मात्रक क्या होगा, तो देखिए पूरक राशियों का ही पूरक मात्रक बनता है। जैसे कोण है तो कोण का जो पूरक मात्रक होगा वो होगा रेडियन, ये इसका मात्रक हो गया। दूसरा है घन कोण, तो घन कोण का जो मात्रक होगा वो होगा रेडियन। तो 2 ये याद रखिए, ये 2 मूल राशि, 2 पूरक राशियाँ होती हैं और इसी के 2 पूरक मात्रक होते हैं। और ये 7 मूल राशियाँ होती हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं। तो देखिए ये 7 2 9 याद करना बहुत आसान है, लेकिन 100 याद रखना थोड़ा सा कठिन है। तो ये 7 ये हो गया, 2 ये याद रखिए। उसके बाद से बाकी जितनी भी राशियाँ बचती हैं उनको हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अब देखिए व्युत्पन्न राशि का परिभाषा हम कैसे बनाएंगे, तो कोई भी व्युत्पन्न राशि इन्हीं 7 मूल राशियों से मिलकर बना होता है। तो इसका परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं कि वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। अब देखिए कुछ व्युत्पन्न राशि हम यहाँ पे लिखते रहे हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए, जैसे क्षेत्रफल। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए 9 ही ये मूल राशि में पड़ रहा है, 9 ही ये मूल राशि में है, और 9 ही ये आप देखिए व्युत्पन्न राशि में, इन दोनों में ये नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी राशि होगी, तो व्युत्पन्न राशि होगा। फिर क्षेत्रफल के बाद से हम अगला लिख सकते हैं, अगला जो हम लिख सकते हैं वो है आयतन।
अगर हम आयतन की बात करें तो देखिए न तो इसमें है और न ही इन दोनों में है। तो अगर इन सातों में नहीं है और इन दोनों में नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये व्युत्पन्न राशि है। आयतन के बाद से हम घनत्व की बात कर सकते हैं। तो घनत्व भी व्युत्पन्न राशि है। वेग या चाल ये भी व्युत्पन्न राशि है। इसके बाद से हम त्वरण की बात कर सकते हैं। त्वरण भी व्युत्पन्न राशि है। बल भी व्युत्पन्न राशि है। बल के बाद से कार्य की बात करें तो कार्य भी व्युत्पन्न राशि है। शक्ति हो गया, फिर संवेग हो गया, आवेग हो गया, आवेग, गतिज ऊर्जा, फिर हम स्थितिज ऊर्जा की बात कर सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा आप दाब की बात कर सकते हैं। दाब भी व्युत्पन्न राशि है। फिर आपका बल आघूर्ण भी व्युत्पन्न राशि है। फिर आप जड़त्व आघूर्ण के बारे में जानते हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ चुके हैं। जड़त्व आघूर्ण तो ये भी एक व्युत्पन्न राशि है। फिर अगर हम बात करें प्रतिबल का तो प्रतिबल भी एक व्युत्पन्न राशि है। फिर एक विकृति, तो विकृति भी एक व्युत्पन्न राशि है। हम आदि यानी बहुत सारी व्युत्पन्न राशियाँ। तो कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो व्युत्पन्न राशि को बताना बहुत आसान है, यानी कि 7 ये 2 ये याद रखिए। अगर ये 7 2 9 याद है तो बाकी जितनी भी राशियाँ बचेंगी वो व्युत्पन्न राशि कहलाएंगी। अब ये तो व्युत्पन्न राशियाँ हो गया। अब इसके मात्रक भी बनते हैं, जैसे कि आप मूल राशि का मूल मात्रक निकाले हैं, फिर पूरक राशि का पूरक मात्रक निकाले हैं, उसी प्रकार हम व्युत्पन्न राशि का व्युत्पन्न मात्रक भी लिखेंगे। अब देखिए व्युत्पन्न मात्रक, अगर हम व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो व्युत्पन्न मात्रक व्युत्पन्न राशियों के लिए लिखा जाता है। और आपको पता है कि व्युत्पन्न राशियाँ जो होती हैं वो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों से मिलकर बना होगा। तो इसका मात्रक पहले लिखें। वी मात्रक वी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होती हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अभी आप कुछ व्युत्पन्न राशियाँ पढ़ चुके हैं और उन्हीं व्युत्पन्न राशियों का हम मात्रक निकालेंगे। जैसे कि पहला आप क्षेत्रफल लिखे हैं, तो क्षेत्रफल का हमको बीमी सूत्र क्षेत्रफल का हमको मात्रक लिखना है। तो मात्रक लिखने के लिए सबसे पहले हम ये देखें कि क्षेत्रफल जो है वह किन
किन किन मूल राशियों से मिलकर बना है। तो क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल किन किन मूल राशियों से मिलकर बना है। तो चलिए, तो क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल किन किन मूल राशियों से मिलकर बना है, तो इसको जाने। देखिए, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और देखिए, लंबाई और चौड़ाई जो है ये दोनों मूल राशि हैं। इसका मतलब ये जो क्षेत्रफल है वो किससे मिलकर बना है, तो मूल राशियों से मिलकर बना है। अब लंबाई को हम किससे मापेंगे, तो मीटर से। चौड़ाई को किससे मापेंगे, मीटर से। तो ये मीटर मीटर मिलके कितना हो गया, मीटर स्क्वायर। फिर दूसरी राशि है आयतन। अब आयतन की बात करें तो आयतन हम कैसे निकालते हैं, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। अब देखिए, लंबाई को हम मीटर से ही मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर से मापेंगे, ऊंचाई को भी मीटर से मापेंगे, यानी कि मीटर मीटर मिलके कितना हुआ, मीटर क्यूब हो गया। फिर अगला है घनत्व। चलिए, घनत्व का हम मात्रक निकालें। तो घनत्व का मात्रक हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका फार्मूला पता हो। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। और देखिए, द्रव्यमान मूल राशि है, लेकिन आयतन व्युत्पन्न राशि है। देखिए, अगर आयतन पर ध्यान दिया जाए तो आयतन भी इन तीन मूल राशियों से मिलकर बना है। यानी कि ये मूल राशि ऑलरेडी है, और इसके अंदर जितनी भी भौतिक राशियाँ छुपी हैं वो भी मूल राशि हैं। तो चलिए, इसका मात्रक निकालें। तो द्रव्यमान का मात्रक किग्रा होता है, यानी किलोग्राम। आयतन का मात्रक अभी ऊपर निकाले हैं, मीटर क्यूब होता है। चलिए, इसके बाद से हम बात करें वेग या चाल का। तो देखिए, वेग और चाल जो होती हैं ये दोनों एक ही होती हैं, लेकिन यही है कि एक सदिश राशि है और दूसरा अदिश राशि है। अब वेग का फार्मूला होता है वेग बराबर विस्थापन विस्थापन बटा समय। और चाल का जो होता है, या चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब देखिए, विस्थापन बटा समय, विस्थापन मूल राशि है, समय भी मूल राशि है, दूरी भी मूल राशि है, समय भी मूल राशि है, दोनों एक ही राशि है। सिर्फ डायरेक्शन से इसका ये अलग डिफरेंस होता है। तो ये विस्थापन सदिश राशि है और ये एक दूरी एक अदिश राशि है। अब विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होगा सेकंड, क्योंकि विस्थापन को हम मीटर से ही मापेंगे। अब उसको किलोग्राम से हम नहीं माप सकते हैं। मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक बन गया। इसके बाद से हम त्वरण की बात करें तो त्वरण, तो जो त्वरण भौतिक राशि है वो किन मूल राशियों से मिलकर बना है वो देखें। तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। अब वेग परिवर्तन से हमको वेग मिलेगा और वेग का मात्रक निकाल चुके हैं मीटर प्रति सेकंड, और समय का क्या होगा, सेकंड। तो आप इसको नीचे कर लें तो ये बन गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बन गया। त्वरण के बाद से देखिए बल का, तो बल का बीमी सूत्र जो इसका जो फार्मूला होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। देखिए, द्रव्यमान मूल राशि है और त्वरण जो होता है वो व्युत्पन्न राशि है, लेकिन जो त्वरण है वो भी मूल राशि मिलकर
भी बना है। अब द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो किलोग्राम और त्वरण का जो होगा वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि ग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम न्यूटन से भी दिखा सकते हैं, न्यूटन। अगला बल के बाद से कार्य। अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य किन भौतिक राशियों से मिलकर बना है, तो पहले वो देखें। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। अब देखिए बल का हम मात्रक निकाल चुके हैं कि ग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन, तो आप दोनों से मात्रक बना सकते हैं। तो बल का पहला मात्रक यानी कि ग्राम, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहाँ से गुणे हम कर देंगे मीटर, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका किग्रा। और देखिए मीटर ऊपर है, ये भी मीटर ऊपर है, तो मीटर स्क्वायर। अब प्रति सेकंड स्क्वायर, या आप ऐसे बना सकते हैं बल का मात्रक न्यूटन, न्यूटन, और विस्थापन को हम किससे मापते हैं, मीटर से, तो न्यूटन मीटर। एक मात्रक ये भी होता है। एक और मात्रक होता है, वो होता है जूल। तो कार्य को हम छोटे में जूल से भी दिखा सकते हैं। अब कार्य के बाद से शक्ति कब निकालें, शक्ति, शक्ति। अब देखिए शक्ति किस भौतिक राशि से मिलकर बनी है, तो इसके फार्मूले से हमको पता चल जाएगा। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टा समय, यानी कि W/T। आप ऐसे हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे। तो W, तो इसको छोटा सा इसका मात्रा लिखते हैं W, यानी कि कार्य का होता है जूल और समय का क्या होगा, सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड। अब शक्ति के बाद से देखिए आपका है तो संवेग। अब संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर mv, यानी द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का मात्रक होगा किग्रा, और मीटर वेलोसिटी का होगा मीटर प्रति सेकंड। तो ऐसे ही आप ये इसमें कुछ व्युत्पन्न राशि हैं उसका बीमी सूत्र निकाल सकते हैं। तो आप समझिए कि एच डब्ल्यू में आपको दे रहा हूँ ये आवेग, इसका फार्मूला होता है आई बराबर Ft, जहाँ यह बल है और टी समय है। आवेग के बाद से गतिज ऊर्जा का भी आप निकाल सकते हैं, गतिज ऊर्जा। अगर आपको फार्मूला ना पता हो तो ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं के बराबर हाफ mv²। इसका भी आप बीमी सूत्र निकाल लीजिए, वो इसका मात्रक निकाल लीजिएगा, कि आंकिक वैल्यू का मात्रक नहीं होता है, बाकी इन दोनों का होगा। इसके बाद से आप स्थितिज ऊर्जा को निकाल सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है U बराबर mgh, m द्रव्यमान, g वृद्धि त्वरण और h ऊंचाई है। तो इसका भी आप निकाल लीजिएगा। फिर स्थितिज ऊर्जा के बाद से आप दाब का भी निकाल सकते हैं। दाब देखिए इसका फार्मूला होता है, इसको P से दिखाते हैं, और P बराबर होता है F/A, यानी बल बट्टा क्षेत्रफल। तो आप निकाल सकते हैं, बल का आपको पता ही है, क्षेत्रफल का पता ही है, तो इसका मात्रक निकाल लीजिएगा। दाब के बाद से आपका बल आघूर्ण, देखिए बल आघूर्ण को हम टाउ से दिखाते हैं। टाउ बराबर होता है F/R, FR। इसका भी निकाल लीजिएगा, बल का आपको पता ही है, ऊपर हम निकाल चुके हैं। ये दूरी है, तो दूरी का आपको पता है। फिर जड़त्व आघूर्ण, तो जड़त्व आघूर्ण का आप निकालिएगा। तो जड़त्व आघूर्ण को हम इसका फार्मूला लिखते रहे हैं I बराबर mr²। फिर आप प्रतिबल का निकाल लीजिएगा, फिर विकृति का। तो बहुत सारी व्युत्पन्न राशियों का हम मात्रक निकाल सकते हैं। चलिए ये तो हो गया आपका व्युत्पन्न मात्रक।
अब हम कन्वर्जन पढ़ते हैं कि एक पदार्थ की मात्रा को दूसरे पदार्थ में। जैसे देखिए लंबाई की छोटे मात्रक, जैसे आपसे कहा जाए कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है। देखिए सेंटीमीटर छोटी यूनिट है और मीटर जो है वो एक बड़ी यूनिट है। हमको छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है, यानी छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो वैल्यू होगा तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻² मीटर, यानी कि 1/100। अब 1 मीटर बराबर कितना है? अब देखिए बड़े को छोटे में कन्वर्ट किया गया है, तो यहाँ पे वैल्यू जो होगी यानी कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, यानी 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻²। अब 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर, यानी छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है, तो ये वैल्यू माइनस में आएगी। जैसे यहाँ पे छोटे को बड़े में कन्वर्ट किया गया तो वैल्यू माइनस में आई है। उसी तरह से जब हम 1 मिलीमीटर यानी छोटे को बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू आपकी निगेटिव आएगी। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/1000। तो 1000 को जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ होगा। अब 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर होगा? तो 10⁻³ मिलीमीटर होता है। अब इसके बाद से 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? तो देखिए माइक्रोन भी छोटी वैल्यू है और मीटर काफ़ी बड़ी वैल्यू है। तो 1 माइक्रो यानी छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना, तो वैल्यू माइनस में आएगी, यानी कि 10⁻⁻6, यानी 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6। अब 1 मीटर में कितना माइक्रोन होगा? तो 10⁻6 माइक्रोन। माइक्रोन को हम ऐसे इस सिंबल से दिखा सकते हैं। अब 1 इंच में कितना मीटर होता है? तो 1 इंच में आपका 0.0254 ये 4 मीटर होता है। अगर इसको सेंटीमीटर में लिखा जाए तो सेंटीमीटर में कितना होगा? तो 2 अब इसमें आप 100 से गुणा कर दीजिए। जब 100 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 2.54 सेंटीमीटर। इसके बाद से हम फुट की बात करेंगे। तो 1 फुट में कितना इंच होता है? तो 1 फुट में होता है आपका 12 इंच। अगर इस 12 इंच को कन्वर्ट करना हो तो आपको देखिए ऊपर लिखा गया 1 इंच बराबर इतना मीटर, तो 12 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद से जो ये वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगी 0.3048। 0.3048 आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो 1 फुट बराबर 12 इंच होता है और 1 फुट में आपको मीटर कितना होता है? तो 0.3048 मीटर। अब देखा जाए कि 1 गज में कितना फुट होता है। तो देखिए गज भी लंबाई का ही मात्रक होता है लेकिन काफ़ी छोटा मात्रक होता है। तो 1 गज में कितना फुट होता है? तो देखिए 1 गज में आपका जो होता है वो 3 फुट होगा। अब वही 1 गज को अगर मीटर में लिखा जाए तो मीटर में कितना हम लिखेंगे? तो 0.9144 0.9144 ये मीटर में वैल्यू होगी। इसके बाद आपका आता है 1 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए 1 एंगस्ट्रॉम ये भी लंबाई का छोटा मात्रक है, तो छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है। तो देखिए माइनस में वैल्यू आएगी, यानी कि 10⁻⁻10। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻। अब 1 मीटर को एंगस्ट्रॉम यानी बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है, तो इसी को आपको उधर लेके जाइए तो 10⁻10 हो जाएगा। 1 नैनोमीटर में कितना होगा? तो 10⁻⁻9 मीटर होता है। 1 मीटर में कितना नैनोमीटर? तो 10⁻+9। एक एक्स यूनिट या एक्स मात्रक। तो देखिए 1 एक्स यूनिट या एक्स मात्रक में कितना मीटर होता है? तो देखिए ये होता है 10⁻⁻14। देखिए 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। लंबाई के बड़े मात्रक 1 किलोमीटर बराबर 10⁻3 मीटर। 1 मील बराबर होता है 1604 मीटर।
एक खगोलीय मात्रक 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁵ मीटर। एक पारसेक बराबर होता है 3.084 गुणे 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 6.3 गुणे 10⁴ खगोलीय मात्रक। एक पारसेक बराबर 3.28 प्रकाश वर्ष। अब द्रव्यमान के बड़े मात्रक। द्रव्यमान के मात्रक देखिए, 1 ग्राम बराबर होता है 10⁻³ kg। 1 किग्रा बराबर कितना होता है 10⁻³ ग्राम। 1 मिलीग्राम बराबर कितना किलोग्राम होता है तो 10⁻⁻6 किग्रा, क्योंकि मिली 10⁻³ का, ये भी 10⁻³ का, 10⁻³ का, तो 10⁻6 किग्रा होगा। 1 किग्रा बराबर कितना मिलीग्राम, तो 1 किग्रा बराबर अगर मिलीग्राम में देखना है तो इसी को इधर कर लीजिए, तो 10⁻6 मिलीग्राम। अब 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, तो 1 ग्राम में 10⁻³ मिलीग्राम होता है। इसके बाद से 1 कैरेट बराबर कितना होता है, तो 1 कैरेट बराबर आपका होता है 2 गुणे 10⁻⁻4 किग्रा। 1 परमाणु द्रव्यमान बराबर कितना होता है, तो इसका होता है 1.66 और 10⁻⁻27। फिर 1 स्लग बराबर कितना होता है, तो 1 स्लग बराबर होता है 14.57 किलोग्राम। 1 क्विंटल में कितना होता है, तो 1 क्विंटल में पता है 100 kg। 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 किग्रा। समय के छोटे मात्रक। 1 मिली सेकेंड बराबर होता है 1 मिली सेकेंड बराबर होता है 10⁻³ सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड बराबर होता है 10⁻6 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड बराबर होता है 10⁻9 सेकेंड। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10⁻12 सेकेंड। 1 सेक बराबर होता है 10⁻⁻8 सेकेंड। 1 सेकेंड। अब देखिए, अब समय के बड़े मात्रक। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड। अब 1 दिन में जो होता है वो 86,400 सेकेंड। 86,400 सेकेंड। 1 वर्ष में आपको होता है 3.1536 सेकेंड। अब देखिए, मात्रक लिखने की परिपाटी। मात्रक को कभी भी बड़े अक्षर से प्रारंभ नहीं करते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक के नाम पर ही हो। जैसे न्यूटन। अब न्यूटन, तो देखिए न्यूटन का जो पहला लेटर है वो स्मॉल में लिखा गया है, और अगर आप न्यूटन का पहला लेटर अगर कैपिटल में लिख दे रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है कि मात्रक को कभी भी बड़े अक्षर से प्रारंभ नहीं करते, चाहे वह वैज्ञानिक के नाम पर ही हो। जैसे कि जूल हो गया, ठीक है, जूल साइंटिस्ट का नाम है, तो इसका जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल में लिखेंगे, ये कैपिटल में नहीं है। यहाँ देखिए लिखा गया है कि नहीं। अगला होगा, यदि कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो तो उसका प्रतीक बड़ा अक्षर होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे न्यूटन वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए इसका सिंबल कैपिटल में लिखेंगे। न्यूटन साइंटिस्ट का नाम, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, इसको हम
कैपिटल ए से लिखेंगे। मीटर साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इसलिए इसमें स्मॉल में लिखेंगे। सेकंड साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इसलिए इसे स्मॉल से लिखेंगे। प्रतीक अथवा मात्रक को बहुवचन में नहीं लिखते हैं। जैसे लंबाई है 10 मीटर, तो कभी आप 10 मीटर सेकंड नहीं लिखेंगे, सॉरी मीटर्स नहीं लिखेंगे, 10 मीटर्स नहीं लिखेंगे। यदि धारा बराबर 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर लिखेंगे, नॉट 10 एम्पियर्स। अब इसको आप बहुवचन में नहीं लिखेंगे। किसी प्रतीक में एक से अधिक सॉलिड का प्रयोग नहीं करते हैं। श्यानता गुणांक का मात्रक होता है किग्रा प्रति मीटर सेकेंड या किग्रा मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि किग्रा प्रति मीटर प्रति सेकेंड नहीं लिखेंगे। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, आप ऐसे नहीं लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड, ये गलत होगा। अगला है कि प्रतीकों अथवा मात्रकों के बाद पूर्ण विराम चिन्ह नहीं लगाते हैं। जैसे आयतन है 100 सेंटीमीटर क्यूब, इसको आप C.C नहीं लिखेंगे। द्रव्यमान 1 mu A.M.U नहीं लिखेंगे। दो पूर्वलग्नों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि संधारित्र की धारिता 1 पिकोफैरड है, ठीक है, तो और इसको आप नॉट 1 माइक्रोफैरड, दोनों का अगर आप मांकिक वैल्यू निकालें तो सेम ही आएगा। 1 पिकोफैरड बराबर कितना होता है 10⁻⁻12, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। 1 माइक्रो 10⁻6 का माइक्रो 10⁻6 का मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻12